साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे डेली आपको करंट अफेयर की क्लास दी जाती है। तो उसी क्रम में साथियों, आज मैं फिर से एक नई क्लास करंट अफेयर की ताज़ा जानकारियों के साथ लेके आया हूँ। तो आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने के चांस रहेंगे, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो साथियों, आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और करने का काम करते हैं। तो साथियों, हमारा क्वेश्चन है, आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते होंगे और नोटबुक में लिखने के बाद आप लोग बीच बीच में रिवीजन भी करते होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़े ही मेहनत के साथ कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप तक पहुंचाए जाने का काम किया जाता है। तो साथियों, आप सभी लोग अपने नोटबुक में ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोटिस किया करिए और उसके बाद इसका बीच बीच में रिवीजन करते रहा करिए। तो साथियों, इसी क्रम में पहली जानकारी है कि हमारे भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक श्री T.N. कृष्णन का निधन हो गया। हमारे भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हमारे भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक श्री T.N. कृष्णन का निधन हो गया। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में T.N. कृष्णन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त थी। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, वायलिन दे देगा, गिटार दे देगा और तबला दे देगा, इसी हारमोनियम दे देगा, इसी तरीके से ऑप्शन में दे देगा। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अगर पता रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे भारत के जो प्रसिद्ध वायलिन वादक श्री T.N. कृष्णन जी थे, उनका निधन हो गया। श्री T.N. कृष्णन वो प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। ये पहली जानकारी है। और इनकी मृत्यु पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रख्यात वायलिन वादक श्री T.N. कृष्णन का निधन होने से संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रसिद्ध वायलिन वादक श्री T.N. कृष्णन के निधन हो जाने से हमारे भारत के संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनके कार्यों और रचनाओं से हमारी संस्कृति में समाहित भावनाओं तथा प्रवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। वह युवा संगीतकारों के लिए एक उत्कृष्ट संरक्षक भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रसिद्ध वायलिन वादक T.N. कृष्णन हमारे युवाओं के लिए प्रसिद्ध संरक्षक की भी भूमिका निभाया करते थे। ऐसा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री T.N. कृष्णन जी के लिए बताया। अगली जानकारी है साथियों कि श्री हरदीप पुरी ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। अगली जानकारी साथियों कि श्री हरदीप पुरी जी जो हैं, वो आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके ये मंत्री हैं। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री आवास, यहाँ पे मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि कौन से लोग
किस डिपार्टमेंट के, किस मंत्रालय के, किस मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री इस समय उनके अंडर में है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी जी के मंत्री हरदीप नहीं, हरदीप पुरी, हरदीप पुरी हरदीप पुरी 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020, सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करेंगे। अभी हुआ नहीं है, ये करेंगे। ये उद्घाटन 9 नवंबर को किया जाएगा। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और यह जो 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन होगा, यह सम्मेलन 9 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि दिन भर का यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा, यह ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय इमर्जिंग ट्रेड्स इन अर्बन मोबिलिटी। इस सम्मेलन की थीम क्या होगी, इस सम्मेलन का मेन सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट अर्थात विषय क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है कि 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो किया गया था, इसकी थीम क्या थी। तो साथियों, इसकी थीम है इमर्जिंग ट्रेड्स इन अर्बन, इमर्जिंग ट्रेड्स इन अर्बन मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी इसका सब्जेक्ट है। किसका? 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का मेन थीम इमर्जिंग ट्रेड्स इन अर्बन मोबिलिटी इसकी थीम है। यह शहरी गतिशीलता का उभरता रुख है। मतलब यह शहरी गतिशीलता का उभरता रुख है। इसका मुख्य बिंदु जनता को उनकी पहुंच के भीतर और सुगम परिवहन सुविधा मुहैया कराने में कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन उपाय करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अर्थात कोविड-19 के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से किस प्रकार से जोड़ा जाए और परिवहन की सुविधा को किस प्रकार से मुहैया कराया जाए, इन सारी चीज़ों पे इस पे चर्चा किया जाएगा। इन सारी चीज़ों पे इस पे चर्चा किया जाएगा कि इसका कैसे उपाय किया जाए। और साथ ही साथ भाषण देंगे हरदीप पुरी सिंह जी, इस उद्घाटन में भाषण देंगे। और मेसर्स गेल आर्किटेक्ट्स के संस्थापक और वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर जा गेल मुख्य भाषण इसका देंगे।
परिवहन मंत्री के साथ पारिस्थितिक अंतरण के संबंध में प्रतिनिधिमंडल, ये आपकी काम की चीजें नहीं है। साथियों, ये जो 13वां मोबिलिटी अर्बन 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये तो 13वां हो गया, 13वां अर्बन मोबिलिटी 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 है, जिसका आयोजन 9 नवंबर को किया जाएगा, 9 नवंबर को किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी जी करेंगे। और अगर साथियों बात किया जाए तो इसका पहला जो मतलब ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जब पहली बार आयोजित किया गया था, फर्स्ट बार, तो वो कब किया गया था, तो और कहाँ किया गया था? ये साथियों 9 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन स्थल की बात करें, अगर इसके आयोजन स्थल की बात करें, इसका आयोजन स्थल एक सेकंड साथियों, देखता हूं कि इसका आयोजन स्थल कहाँ पे दिया गया है। इसका आयोजन स्थल इसमें अभी शो नहीं कर रहा है, मैं देखता हूं, आपको बताऊंगा। लेकिन अगर बात किया जाए तो पहली बार इसका आयोजन 2008 में किया गया था, पहली बार, फर्स्ट टाइम इसका आयोजन 2008 में, जिसकी थीम थी अर्बन मोबिलिटी, जिसकी थीम थी अर्बन मोबिलिटी। और इसका उद्घाटन जब फर्स्ट टाइम 2008 में किया गया था, वो प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। और साथियों, अगर 12वीं बार की बात किया जाए, ये फर्स्ट हो गया, और 12वीं बार की बात किया जाए तो 12वीं बार, जब ये 12वीं बार आयोजित किया गया था, तो उस समय इसका आयोजन 2019 में किया गया था, जिसकी थीम थी सुलभ और रहने योग्य शहर। आयोजन 2019 में किया गया था, जिसकी थीम थी सुलभ और रहने योग्य शहर, सुलभ और रहने योग्य शहर, रहने योग्य शहर इसकी थीम थी। और इसका आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया था। साथियों, जो 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 को आयोजित किया जाना, ये 9 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी जी करेंगे। और अगर बातियों फर्स्ट टाइम की बात किया जाए, तो जब इसका अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का पहली बार उद्घाटन किया गया था, या यह कार्यक्रम जब पहली बार आयोजित किया गया था, तो ये पहली बार 2009 को आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी अर्बन मोबिलिटी। और इसे प्रगति मैदान नई दिल्ली में फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया था। और अगर 12वीं बार की बात किया जाए, तो यह 12वीं बार, मतलब 13वां तो अभी होने वाला है 9 नवंबर को, और लेकिन जो 12वीं बार आयोजित किया गया था, तो वो 12वीं बार 2019 में आयोजित किया गया था,
जिसकी थीम, जिसका सब्जेक्ट था सुलभ और रहने योग्य शहर कैसे प्राप्त हो लोगों को, ग्रामीण लोगों को सुलभ और रहने योग्य शहर किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। ये 12वीं बार जब आयोजित किया गया था तो इसकी मेन थीम थी। लेकिन 2019 में जब 12वीं बार आयोजित किया गया 2019 में थीम सुलभ और रहने योग्य शहर कैसे लोगों को प्राप्त मुहैया कराया जाए, इसकी यह थीम थी। और इसका आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया था। ये साथियों अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अगर साथियों इसी क्रम में हम लोग और भी बात करें, अपने कुछ और मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करें जो इम्पोर्टेंट, और अगर साथियों इसी में बात करें तो पहली बार 2008 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। दूसरी बार जब आयोजित किया गया था तो दूसरी बार आयोजन इसका 2009 में आयोजित किया गया था, जिसका विषय सतत शहरी परिवहन, और इसकी यह थीम थी सतत शहरी परिवहन था। इसका आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। तीसरी बार आयोजन इसका 2010 में, थीम अस्थाई शहर, और इसका भी आयोजन नई दिल्ली में होटल ग्रैंड नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चौथी बार 2011 में, जिसकी थीम सतत गतिशीलता, और इसका स्थान जो था मानेकश सेंटर नई दिल्ली में था। और पांचवी बार 2012 में इसकी थीम स्मार्ट सिटीज की थी। 2012 में स्मार्ट सिटीज इसकी थीम थी, और यह आयोजन नई दिल्ली में इसका भी किया गया था मानेकश सेंटर में। 2013 में छठवीं बार आयोजन किया गया। इसकी थीम थी परिवहन के साथ शहरों का रूपांतरण कैसे किया जाए, और इसका आयोजन किया गया था मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में। और साथियों सातवीं बार 2014 में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी सस्टेनेबल सिटीज के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल सिटीज के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इसकी यह थीम थी। और इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 2015 में आयोजन किया गया ये नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर, फिर से नई दिल्ली में, जिसकी थीम थी रहने योग्य बनाने के लिए रूपांतरण गतिशीलता। और 9वीं बार 2016 में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी शहर की स्थिरता के लिए योजना गतिशीलता। और इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। 2017 में बुद्धिमान समावेशी और अस्थायी गतिशीलता इसकी थीम थी, 2017 में आयोजन किया गया था। ये तेलंगाना में आयोजित किया गया था, हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तेलंगाना में। 2018 में आयोजन किया गया ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इसकी थीम थी, और इसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में चितनाविस सेंटर नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। और 2019 में मैंने बताया कि लखनऊ में किया गया, जिसकी थीम थी सुलभ और रहने योग्य शहर। इसकी मुख्य थीम थी, मुख्य सब्जेक्ट, मुख्य विषय इसका रहने और सुलभ और रहने योग्य शहर था। साथियों अगली जानकारी के क्रम में आता है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में आयातित पटाखों को रखने और बेचने को अवैध घोषित कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में आयातित अर्थात बाहर से जो भी पटाखा आएगा उसे रखने और बेचने के लिए अवैध घोषित कर दिया है। रखना भी और बेचना, ये दोनों चीजें अवैध घोषित कर दी गई है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी ये घोषणा की है कि दिवाली के अवसर पर, अभी आप लोग कल ही पढ़े हैं, दिवाली के अवसर पर प्रदूषण नहीं किया जाना है, इसलिए वो भी पटाखे को और जो धुआं वाले हैं वाहन उन पे रोक लगा दिया गया है। तो इसी क्रम में हमारी राजस्थान सरकार ने भी एक कदम उठाया
सॉरी, हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार ने आयातित पटाखों के रखने और बिक्री पर रोक लगा दी है। आयातित, कैसा? आयातित पटाखों के आयातित पटाखों के रखने और बेचने पर रोक लगा दिया है। रोक लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने आयातित पटाखों को रखने और बेचने पर रोक लगा दिया गया है, और इसे अगर कोई किसी के पास मिल जाता है तो उसे अवैध घोषित किया जाएगा और उसके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस संबंध में सभी जिले के उपायुक्त को निर्देश भी जारी कर दिया गया। यदि किसी के पास आयातित पटाखे पाए जाते हैं या वह बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की बिक्री के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस हासिल करना होगा। हरियाणा सरकार ने यह भी कहा कि पटाखों की जो भी लोग बिक्री करेंगे उसके लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन जो है उससे लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अगली जानकारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों को कि विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल जो कि 52 किलो विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल जो 52 किलो पे खेलते हैं, अमित पंघाल 42 kg और संजीत जो 91 किलो पे खेलते हैं, और संजीत 91 kg ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में कोरोना वायरस महामारी के बाद जो ये पहली प्रतियोगिता हुई उसमें पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। संजीत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल और संजीत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। कब? कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद हुई पहली प्रतियोगिता में ठीक साथियों, हुई पहली प्रतियोगिता में अमित पंघाल और संजीत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और साथियों बात किया जाए तो एशियाई खेल चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका के रेने अब्राहम को मुकाबले में 3-0 से हराया है। अगर बात किया जाए तो अमित पंघाल ने अमेरिका के रेने अब्राहम को 3-0 से हराया। ये अमित पंघाल जो 52 kg पे खेलते हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये अमित पंघाल ने अमेरिका के रेने अब्राहम को
3-0 से हराया है। अमित पंघाल ने अमेरिका के रेने अब्राहम को 3-0 से हराया है। इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के सॉरी और साथियों, अगर संजीत की बात किया जाए, संजीत ने भी जीता है ना, अमित पंघाल और संजीत जी ने जीता है। तो अगर संजीत की बात किया जाए तो संजीत ने फ्रांस के सोहेब बूफिया को मात दी। फ्रांस के सोहेब बूफिया को हराया है। साथियों, अमित पंघाल ने अमेरिका के रेने अब्राहम को हराया और संजीत ने फ्रांस के सोहेब बूफिया को मात दिया। ठीक साथियों, ये हमारी जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। साथियों, इसी क्रम में अगर अगली जानकारी की बात करें, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, अगली जानकारी की बात करें, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाता है तो फिर हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा कि फर्राटा धाविका दूती चंद्र को ओडिशा खनन निगम के समय से पहले पदोन्नति अर्थात आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। साथियों, जो एक फर्राटा धाविका हैं दूती चंद्र को ओडिशा खनन निगम ने समय से पहले, अर्थात जब समय होता है प्रमोट करने का, प्रमोशन का, उस समय से पहले ही पदोन्नति दे दी गई है, जिसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कहा जाता है। तो उन्हें ओडिशा खनन निगम ने पदोन्नति दी है। ओडिशा सरकार ने दूती को ओडिशा खनन निगम में समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्ति दिया है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन दिया जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कौन सी धाविका को ओडिशा खनन निगम में समय से पहले पदोन्नति दी। ठीक साथियों, और इसमें यह भी पूछ सकता है कि प्रशिक्षण और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फर्राटा धाविका दूती चंद्र को प्रशिक्षण एवं वित्तीय प्रोत्साहन के लिए कितने रुपए का समर्थन दिया। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं। तो साथियों, यहां हम बताएंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फर्राटा धाविका दूती चंद्र दूती चंद्र को ओडिशा खनन निगम में समय से पहले अर्थात इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन समय से पहले, खनन को समय से पहले पदोन्नति दी है और उनके प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए फर्राटा धाविका जो दूती चंद्र हैं, इनके प्रशिक्षण
प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन दिया है, के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन दिया। हमारी ओडिशा सरकार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फर्राटा धाविका दूती चंद्र को ओडिशा खनन निगम में समय से पहले पदोन्नति अर्थात आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी है और उनके दूती चंद्र के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन भी दिया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में जियो को महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने हाल ही में किसे महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया, तो इसके लिए आपका आंसर होगा, ये अमित पंघाल की जानकारी आप लोग नोट कर लिए होंगे। सॉरी, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीसीसीआई ने हाल ही में किसे महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया, तो इसके लिए आपको जियो लिखेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जियो को महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। महिला T20 जो क्रिकेट आयोजित किया जाता है, महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जियो को महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजित घोषित किया है। साथ ही साथ बता दें कि महिला T20 चैलेंज का आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच शारजाह में किया जाएगा। इसका आयोजन, महिला T20 चैलेंज का आयोजन, ये भी पूछ सकता है कि महिला T20 का आयोजन कब हुआ था या कब होना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच शारजाह में किया जाएगा। महिला T20 चैलेंज का आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच, आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच किया जाना सुनिश्चित हुआ है, किया जाएगा। महिला T20 चैलेंज का आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा, शारजाह में किया जाएगा, के बीच, शारजाह लिख लेते हैं, शारजाह, ठीक, शारजाह में किया जाएगा, शारजाह में किया जाएगा, शारजाह में किया जाएगा। ठीक साथियों, ये है। और इसके एक दिन बाद आईपीएल का फाइनल होना है। ये जो महिला T20 चैलेंज का आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा,
इसके जस्ट एक दिन बाद आईपीएल का फाइनल आयोजित किया जाएगा। अगली जानकारी है 1 नवंबर, मतलब प्रत्येक साल 1 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ यह दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। और विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया। ये आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में तुर्की के कौन से प्रधानमंत्री का निधन हो गया, ऑप्शन में आपको दे देगा। तो हम लोग यहाँ नोट करते हैं, अभी हाल ही में तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया। अभी हाल ही में तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी हाल ही में तुर्की के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, और साथियों वे 72 वर्ष के थे। इनका जब निधन हुआ तो ये 72 वर्ष के थे। ठीक साथियों, और अगली जानकारी ये है इन्हीं से संबंधित कि उन्होंने 1971 से साल 2002 तक मध्य दक्षिण पंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया है। आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में तुर्की के जो पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है वो कौन से पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है कि साल 1991 से 2002 तक मध्य दक्षिण पंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया। ठीक साथियों, अब अगली जानकारी है कि वे 1991 के दशक में 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। 1990 की दशक में ये 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, ये तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। और उनका 2 कार्यकाल महज कुछ महीनों का ही रह गया था। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि चेन्नई सुपर किंग के ऑस्ट्रेलिया ओपनर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, कि चेन्नई सुपर किंग के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर शेन वाटसन, चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी, चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग
जो आईपीएल में टीम बनी हुई है, चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर शेन वाटसन, क्या शेन वाटसन, शेन वाटसन क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया। चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। शेन वाटसन आईपीएल में कई बार धुआंधार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 145 मैच में 3,874 रन बनाए और 92 विकेट भी अपने नाम किया। उन्होंने आईपीएल में 4 शतक लगाए और बेहतरीन फील्डिंग कर 40 कैच अपने नाम किया। चेन्नई ने उन्हें 2018 में बोली लगाकर अपनी टीम में किया था। चेन्नई ने इन्हें 2018 में अपनी टीम में किया था। अगली जानकारी है साथियों, जो कि हमारे दिवंगत अभिनेता हैं उनसे संबंधित अगली जानकारी है। दिवंगत अभिनेता से संबंधित यहाँ जानकारी है जिसे हम लोग नोटिस करेंगे। ठीक, अगली जानकारी है ओम पुरी। दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। दिवंगत अभिनेता ओम पुरी अब नहीं है हम लोगों के बीच में। दिवंगत अभिनेता ओम पुरी, दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, है। ठीक, दिवंगत अभिनेता जो हैं ओम पुरी, उनको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषा की 110 से ज्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। ओम पुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिवंगत नेताओं के रूप में होती है। ठीक, ओम पुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिवंगत नेताओं में से होती है। इसलिए IIFF भी एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से सामान्य संबंधों का निर्धारण करके सांस्कृतिक संबंधों पर कब्जा करना है। ठीक साथियों, इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है तो हम लोग उसे करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है तो उसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अगली जानकारी की ओर हम लोग थोड़ा सा रुख करेंगे साथियों। मेरा